प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आप सभी 23 जुलाई का वेट कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की फुल फ्लेश तैयारी आपकी चल रही है और मैं भी आपके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं। और गणित और विज्ञान का कंटेंट मैंने आप तक काफ़ी पहुंचा दिया है। मैंने पेपर भी सोल्व करवाए हैं, मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज सिलेबस को देख करके करवाए हैं। हम काफ़ी सिलेबस पूरा करने के नज़दीक चल रहे हैं। इसी सीरीज़ के अंदर जो मेन आपके विज्ञान का पार्ट है, उस विज्ञान के पार्ट को आज मैं ले रहा हूँ। और इसके अंदर जो दो टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर जो रसायन विज्ञान का पार्ट है उसके अंदर एक तो नाइट्रोजन गैस और दूसरा है ऑक्सीजन गैस। इन दोनों के जो टॉपिक क्लियर उसमें दे रखे हैं और नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बारे में हमें इसकी जो मेन सरफेस लेवल की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी इसका एक क्वेश्चन बना था और क्वेश्चन वो बना था कि जो स्टेज पर जब प्रोग्राम होते हैं तो उन प्रोग्राम्स के अंदर जो लाइटिंग होती है और उस लाइटिंग में अचानक धुआं उत्पन्न किया जाता है, वो धुआं वास्तव में कौन सी गैस होती है, ये क्वेश्चन उसके अंदर पूछा था। अब अगर थोड़ा सा आप विश्लेषण करें सिलेबस को, मैं हर बार कहता आया हूँ कि आप सिलेबस को ठीक से स्टडी करें, तो उसके अंदर क्या है कि जो आपके टॉपिक है ख़ास तौर से उसमें नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो टॉपिक आपके सिलेबस में, और गैस पूरे नाम से और कोई टॉपिक नहीं है। तो चार ऑप्शन जो उसके अंदर थे उसके अंदर दो टॉपिक आपके वैसे ही बाहर हो गए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ही कोई न कोई होगा। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से दोनों में से एक ऑप्शन पता करना है तो वो ऑक्सीजन हो नहीं सकती, ठीक है, नाइट्रोजन गैस ही वहाँ पर काम में आती है। तो ये उसका सही आंसर था। तो आज का जो टॉपिक है वो खास तौर से मैंने नाइट्रोजन का लिया है। नाइट्रोजन के बारे में अपन खास जानकारी लेते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका सभी को फ़ायदा हो। इस टॉपिक के अंदर जो मैंने खास जानकारी ली है, खास तौर से नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन तत्व अलग चीज़ है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये नाइट्रोजन अणु है, वो नाइट्रोजन तत्व है। अगर इसको ओनली N लिखा जाए तो ये नाइट्रोजन है। जनरल जानकारी में दे दूँ इसकी, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसके दो समस्थानिक है जिनके द्रव्यमान 14 और 15 है। हालांकि अपने को इसकी जानकारी की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर नाइट्रोजन में सबसे पहले बात आती है पहचान। तो पहचान के अंदर 1772 में रदरफोर्ड और शेले द्वारा इसकी पहचान स्वतंत्र रूप से की थी। बहुत सारी बुक में इसको 1773 भी लिखा है, हमें उसमें क्या आता है वो हमें देख लेना है, ठीक है। 1772 ये जो है सही जानकारी इसकी। फिर दूसरी बात आती है फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवाजिए। देखिए जो नाम आ रहे, लेवाजिए ने नाइट्रोजन गैस को इसके सक्रिय अंश यानी कि O2 से अलग कर इसका नाम एजोट रखा। ये एक खास तत्व है, मतलब इस जो तत्व क्या इसका नाम है, यानी ये एजोट जो नाम है वो नाइट्रोजन गैस का ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आप भूलेंगे नहीं, आपने ठीक सुना, एजोट। और ये एजोट नाम किसने दिया? लेवाजिए ने, ठीक है ना। इसको लीवाजिए अलग अलग नाम से हैं, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि वायु के जो दो मेन तत्व है, मेन जो पार्ट है, उसके अंदर ऑक्सीजन 21% होती है और नाइट्रोजन 78% होती है, ये हमें पता है। तो उससे इसने अलग करके ये लिखा है एजोट, ध्यान देना है। अगली बात आती है 1790 के अंदर शैप्टल यानी कि चैप्टल, एक नाम और आ गया है चैप्टल या शैप्टल, इसने इसे नाइट्रोजन नाम दिया है, ठीक है। देखिए क्योंकि अलग अलग ध्यान रखना, चैप्टल ने इसको अलग नाम दिया, स्वतंत्र रूप से खोज रदरफोर्ड शेले ने की है, और इसको ऑक्सीजन से अलग करके एजोट नाम देने काम लेवाजिए ने किया। हमारे पास 3 नाम आ गए, मतलब रदरफोर्ड शेले दोनों अलग हुए, एक लेवाजिए, तीसरा शैप्टल। फिर बात आती है उपस्थिति। आपको ध्यान रखना वायु में असंयुक्त अवस्था में ये 78% होता है, ठीक है, ये अपने को पता है।
फिर हम बात करें इसके मुख्य यौगिक, क्योंकि जो इसका काठिन्य स्तर है, मतलब कठिनाई लेवल है, वो आपके 9th 10th और 12th लेवल तक का है। इस हिसाब से हमें इसके जो कुछ खास यौगिक है वो भी हमें आने चाहिए। पहला है शोरा, इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ध्यान रखना, ठीक है। ये शोरा कहते हैं, इसको शोरे का अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये आपके शोरे का अम्ल भी इसको कहते हैं। तो शोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट। फिर चिली, यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर चिली आता है, चिली यानी साल्ट पीटर, और ये है सोडियम नाइट्रेट। पृथ्वी में पाए जाते हैं दोनों ही, तो ये इसके खास तौर से दो यौगिक पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट आपको ध्यान रखना है, ये इसके खास तौर से यौगिक। फिर बात आती है निर्माण, यानी बनती कैसे प्रयोगशाला में, तो ये है अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर कहते हैं। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, NO2 लग रहा है, 3 नहीं है ना, तो सोडियम नाइट्राइट, इनकी रिएक्शन होती है तो ये अमोनियम नाइट्राइट बनता है और NaCl अलग निकल जाता है। अमोनियम नाइट्राइट जो है अस्थायी होता है, तो इस अमोनियम नाइट्राइट का ताप अपघटन करने से हमारे जो रिक्वायर्ड गैस है वो, इसको आप ऐसे लिखें, नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। ये इसकी बनाने की विधि है, ध्यान रखना। अच्छा, एक खास बात, जब बात आ गई तो मैं बोल देता हूँ, ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर कहते हैं, और आपको पता हो तो ये एक खास विशेषता रखता है, इसके अंदर सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ये ऊर्ध्वपातन आपके सिलेबस में है। ऊर्ध्वपातन क्या होता? ऊर्ध्वपातन यानी कि जो जिनको गर्म करें तो ठोस से द्रव से गैस, मतलब ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं गर्म करें तो, और अगर ठंडा करें तो भी सीधे वापस गैस से ठोस में बदलते हैं। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन की क्रिया। तो ये एक अमोनियम क्लोराइड या नौसादर जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, हमें ये ध्यान रखना होगा। बीच में आ गया इसलिए मैंने बता दिया, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये बनाने की विधि हो गई आपके। फिर गुणधर्म में किसके? नाइट्रोजन गैस, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। इसका कोई गंध नहीं होती, ये रंगहीन होती है और स्वादहीन होती है। फिर इसका क्वथनांक जो होता है वो -195 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक जो होता है वो -208 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाष्प घनत्व इसका होता है 14। ये इसकी कुछ मेन भौतिक जो प्रावस्थाएं हैं वो इसके अंदर आ रही है। फिर आती है अगली बात, जल में बहुत कम विलेय, यानी नाइट्रोजन जो है जल में बहुत कम विलेय हैं। अधिक दाब पर किस में विलेय हैं? रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर ये अधिक दाब में पर विलेय है। फिर तीसरी बात, ये विषैली नहीं होती, ठीक है नहीं, ये विषैली मतलब टॉक्सिक नेचर की नहीं होती। चौथी बात, इसीलिए तो इसको स्टेज पर इसको काम में लेते हैं धुएं के गुब्बार पैदा करने में। फिर कम ताप और अधिक दाब, दो कंडीशन देख लो, इस पर यह द्रव नाइट्रोजन बन जाती है खास तौर से, ठीक है ना। कम ताप और अधिक दाब पर ये जो नाइट्रोजन है गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। और लास्ट बात आती है इसकी, सामान्य ताप पर ये अज्वलनशील है, मतलब जलती नहीं है। ये मैंने जो इसकी इतिहास से लेकर के निर्माण की प्रक्रिया और गुणधर्म आपको बता दिए। इनसे आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। दूसरा जो पार्ट है इसका, वो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस के उपयोग और नाइट्रोजन चक्र, ये दो पार्ट है इसके अंदर। इन दोनों में से भी इसका क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो नाइट्रोजन गैस के उपयोग के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं अमोनिया बनाने में, देखिए अमोनिया गैस
जो होती है ख़ास तौर से NH3, ये अमोनिया गैस का सूत्र है। इसके अंदर नाइट्रोजन काम आ रही है और अमोनिया का उपयोग देखो खास तौर से अमोनिया गैस की जो इसकी नाइट्रोजन की जो प्रवृत्ति होती है बिल्कुल वो एक कूलिंग नेचर होती है, ठंडक प्रवृत्ति की होती है। और इसीलिए आइस फैक्ट्री वगैरह के अंदर बर्फ़ बनाने के अंदर भी अमोनिया गैस का उपयोग होता है। तो अमोनिया जो बनती है वो नाइट्रोजन गैस से बनती है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, निष्क्रिय गैस होने से अर्धचालकों को ठंडा रखने में काम आती है। जो सेमीकंडक्टर्स जो बनते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जिनका आज काफ़ी बृहत उद्योग है, चलता है, बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज़ होता है। तो सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर सेमीकंडक्टर जिस डिवाइस के अंदर लगता है वो ज़्यादा टाइम तक चले और वो जल्दी गर्म नहीं हो, वो ठंडा बना रहे, उसके अंदर भी नाइट्रोजन का एक आवरण होता है, उसके अंदर भी इसको उपयोग करते हैं ताकि वो ठंडा बना रहे। नेक्स्ट है कच्चे तेल को सतह पर लाने में उच्च दाब के रूप में। मतलब जो ये ऑयल कंपनियां होती है बड़े पैमाने पर जब ये समुद्र में से और ऑयल को निकालने का काम करती है, तो क्योंकि जो इसका दाब जो है उच्च होता है नाइट्रोजन का, तो उच्च दाब की वजह से वो जो तेल जो नीचे होता है ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे की सतह में, उसको सतह पर लाने में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर सस्ती क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन की नेचर होने से ये खाद्य संरक्षण के अंदर भी काम आती है। वैसे भी आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस को इन विभिन्न जो खाद्य सामग्री उसके अंदर, जैसे ये आजकल जाते हैं ना पैकिंग फूड्स वगैरह, उनके अंदर भी यूज़ करते हैं, तो ये उसको ख़राब होने से बचाती है। यानी कि खाद्य संरक्षण के अंदर भी क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन नेचर की होने से काम में ली जाती है। फिर आता है स्टील उद्योग के अंदर। जब स्टील उद्योग जो होता है तो क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होता है, तो उसको जब गर्म किया जाता है तो काफ़ी मतलब क्या कि जब उसको किसी और सतह में डाला जाता है तो बहुत गर्म होने से, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने से परेशानी पैदा होती है, तो काम नहीं हो पाता है। तो उसके आसपास जो वातावरण होता है वो द्रव नाइट्रोजन का वातावरण रखा जाता है और इससे वो स्टील का जो डालने का जो काम है वो आसानी से हो जाता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है एनीलिंग। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा पुराने जो दस्तावेज होते हैं, जो ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं जिनकी लॉन्ग पीरियड तक रखने की ज़रूरत होती है, उनके संरक्षण के अंदर भी नाइट्रोजन काम में रहती है। यानी ऐसे दस्तावेजों को ऐसे आवरण के अंदर रखा जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी होती है उसके अंदर, यानी कि किसी आवरण के अंदर नाइट्रोजन गैस भर के और उसके अंदर उन इम्पोर्टेंट दस्तावेजों को रखा जाता है जिससे ये संरक्षित रहते हैं। फिर आता है टायरों में हवा के रूप में। ये जो हवाई जहाज़ वगैरह और काफ़ी जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर ठंडी नेचर होने की वजह से इसको टायरों के अंदर ही भरा जाता है। इसका फ़ायदा ये कि ये टायर जल्दी फटे नहीं, बहुत तेज़ गर्मी पड़े तो उस कंडीशन में भी टायर सही सलामत काम करते रहे, तो ठंडी होने से उसको टायरों में भी हवा के रूप में काम में लेते हैं। फिर द्रव नाइट्रोजन N2 जो है, द्रव नाइट्रोजन गैस अत्यधिक ठंडी होती है और इसलिए इसको अपन विभिन्न जगह इसको काम में ले सकते हैं, ये अपन ने यूज़ कर ही लिया है। फिर आता है पौधों में पर्णहरित निर्माण में क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है, पौधों में जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी इसका उपयोग होता है। फिर शरीर में अधिक, देखो सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, शरीर में अधिक मात्रा होने पर, देखिए पहली बात तो नाइट्रोजन, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन का काम क्या है शरीर में, हमारा शरीर जो न्यूक्लिक एसिड्स और यानी कि अमीनो अम्लों के रूप में हमारा शरीर पूरा जो उसी से बना हुआ है, तो इस वजह से ये न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में है, लेकिन मतलब विभिन्न यौगिकों के रूप में, स्वतंत्र रूप में नहीं है। अगर शरीर के अंदर अधिक मात्रा में हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि की जो है वो प्रॉब्लम से शुरू हो जाती है और उस केस में विटामिन ए की कमी हो जाती है और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग, रात में कम दिखने वाली समस्या। तो ये देखिए इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसका अपन सावधानी से मतलब इसका यूज़ हो।
फिर अगली बात आती है जो खास तौर से, वो है नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। खास तौर से नाइट्रोजन चक्र जो होता है, ये होता क्या है, जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होती है, जो निष्क्रिय नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को विभिन्न यौगिकों द्वारा, जो जैविक क्रियाओं द्वारा, है ना, जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा इसके विभिन्न यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया है, जैसे नाइट्रेट्स हुआ है, अमोनिया हुआ, नाइट्राइट्स हुआ, नाइट्रिक अम्ल हुआ, इस तरीके से जो विभिन्न तरह के यौगिक होते हैं उनके अंदर बदलने की प्रक्रिया होती है विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, और उसका उपयोग पौधे और जीव जंतु करते हैं। और इसके अलावा जो पौधे और जीव जंतु उसका उपयोग करते हैं, उसके बाद में वापस जो उसके पत्ते वगैरह या मृत जीव जंतु है वो जो सड़ते हैं, वो भी नाइट्रोजन के द्वारा ही होते हैं। और इस सारी प्रक्रिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे, मतलब इसके अंदर जो यौगिक बनते हैं वो मतलब स्थिरीकरण करने के बाद में वापस नाइट्रोजन में बदल जाना, सीधी सी बात। फाइनली वो नाइट्रोजन से शुरू होती और फिर से नाइट्रोजन में बदल जाती। ये हमारा नाइट्रोजन चक्र है। हमें इसके बारे में डिटेल कहीं नहीं जानना है, हमारे को जितना चाहिए उतना ही मैंने लिया है। अच्छा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में जो काम करते हैं वो खास तौर से कौन करता है, सहजीवी जीवाणु। जो आपने जीवाणु सूक्ष्म जीवों के प्रकार पढ़े हैं उसके अंदर जो सहजीवी होते हैं उनके द्वारा, और वो है खास तौर से डाइजोट्रोप्स जो जीवाणु होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं। और इस प्रक्रिया को पूरी करने में एजोटोबैक्टर और राइजोबियम की हेल्प होती है। अब ये राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जीवाणु क्या होते हैं? अगर किसी की कृषि क्षेत्र की भूमिका रही हो, खेतों में जाने का काम पड़ा हो, किसी पौधे को आपने उखाड़ के देखा हो, तो जड़ों के अंदर उसकी बारिश के दिनों में खास तौर से मिलेगी। ये जड़ों के अंदर बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद गांठें होती हैं। उन गांठों का फोड़ के देखना, उसके अंदर हल्का सा पानी निकलेगा। जैसे फोड़ोगे बिल्कुल छोटे से मोती की आकार के गांठें होती है, और वो गांठें ही जो है राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जीवाणु होते हैं। पौधों की वृद्धि में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया में काम आता है। थोड़ा सा मैंने नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया को मैंने कुछ जो पॉइंट्स लिए हैं। जो निष्क्रिय नाइट्रोजन होती है वो सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल के अंदर बदलती है, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये वर्षा जल के द्वारा मिट्टी में मिलता है, और मिट्टी के अंदर विभिन्न पदार्थों से यह चूना, पत्थर और क्षारों के साथ अभिक्रिया करके वो जो नाइट्रिक अम्ल है वो नाइट्रेट्स बना लेते हैं। ये नाइट्रेट्स पौधों में पोषण में काम करते हैं, और पोषण के द्वारा पौधे अपना जीविका करते हैं और बड़े होते हैं, और फिर वापस जो नष्ट होते हैं तो नष्ट होकर के वो जटिल कार्बनिक यौगिकों के रूप में बनते हैं, और उसके बाद में पुनः ताप अपघटन और नाइट्रोजन की हेल्प से ही पुनः वो नाइट्रोजन के अंदर बदल जाते हैं। ये है नाइट्रोजन चक्र। तो आपको खाली एक जनरल प्रोसेस का ध्यान रखना है। खास तौर से जो पॉइंट काम आते हैं, ये जो मैंने राइजोबियम हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ, सहजीवी जीवाणुओं द्वारा हुआ, ये विटामिन ए की कमी, थायराइड की प्रॉब्लम, ये जो समस्याएं होती है खास तौर से जैसे पौधों में पर्णरहित का निर्माण, ठीक है, इसके अलावा कच्चे तेल को ऊपर लाने में, है ना, उच्च दाब से पौधों स्टील उद्योग में एनिलीन के रूप में। तो ये जो खास तौर से मैंने मेन इसके उपयोग और नाइट्रोजन चक्र के बारे में आपको बताया। आपका जो नाइट्रोजन का जो टॉपिक है वो इसी के इर्द गिर्द चलेगा, और आपका क्वेश्चन इसी से बनेगा, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। आपको इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और खास टॉपिक्स को याद कर लेना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में टॉपिक है उसमें सही हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद। CMPC चैनल को ज़रूर आप याद रखें, आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो। थैंक्स।